आज हम देखेंगे कि सिस्टम टेस्ट डिज़ाइन होने के बाद एग्जीक्यूट करते हुए क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ज़रा सा अगर हम रिकैप करें तो हम सिस्टम टेस्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी देख चुके हैं। मैंने एक IEEE स्टैंडर्ड भी किसी स्लाइड में मेंशन किया था, जिसमें हमें पता चलता है कि सिस्टम टेस्ट प्लान के कंटेंट्स क्या होंगे। उसमें स्केजुलिंग की इन्फॉर्मेशन भी थी, उसमें ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि कौन कौन सा रिसोर्स किस पर्टिकुलर टेस्ट केस को कब चलाएगा। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ टेस्टिंग एट सिस्टम लेवल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग सिस्टम लेवल देखी हैं, जिसमें टेस्ट कैटेगरीज थी कि इस टाइम पे हम परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं, हम इस टाइम पे फंक्शनल टेस्टिंग कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब ये इसके बाद हम एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ें हम बना तो चुके हैं, इससे रिलेटेड टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू प्लान बना भी चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि एग्जीक्यूशन में जाने से पहले हमें प्री रिक्विजिट्स का पता होना चाहिए। ये प्री रिक्विजिट्स ये मुकम्मल या इनका कुछ हिस्सा हम शायद अपने सिस्टम टेस्ट प्लान में रख चुके होंगे, लिख चुके होंगे। एक प्री रिक्विजिट तो ये है कि सिस्टम टेस्ट प्लान इज़ रेडी, यानी पता हो कि कौन सा टेस्ट कब किसने चलाना है। और एक्चुअली कैलेंडर टाइम के हिसाब से भी हमें वो जैसे गैंट चार्ट्स बने होते हैं ना, इस तरह से चीज़ें बनी हुई हो हमारे पास, और सिस्टम टेस्ट प्लान के जो कंटेंट्स हैं वो भी फील्ड हों। दूसरी चीज़ ये है कि टेस्ट इन्वायरमेंट, जिसको बाज़ लोग टेस्ट बेड भी कहते हैं, टेस्ट लैब भी कहते हैं, इट इज़ सेट। और तीसरी चीज़ ये है कि टेस्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी इज़ रेडी। टेस्ट इन्वायरमेंट और टेस्ट एग्जीक्यूशन रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं आगे जाके। टेस्ट प्लान के लिए तो हमने एक स्टैंडर्ड भी देखा हो। टेस्ट इन्वायरमेंट की हमें क्या ज़रूरत है? हम टेस्ट इन्वायरमेंट का मकसद ये होगा कि हम कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए इफ़ेक्टिव टेस्टिंग परफॉर्म कर लें। Mustn't you can have a scaled down version of a deployment environment instead of using the exact devices and equipment जो कि deployment के बाद इस्तेमाल होगा। हम इस वक्त उसके करीब से जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम सिमुलेटर्स या एमुलेटर्स इस्तेमाल कर लें, और साथ ही हम ट्रैफिक जनरेट करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर लें। और इन चीज़ों को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल वैसा ही डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने एक्चुअल चीज़ें ख़रीदे बगैर या एक्चुअल चीज़ें इस्तेमाल किए बगैर ये सब का सब डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट बना लिए। अब ये जो डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट है, ये इट इज़ ए स्केल डाउन वर्जन। और इसमें हम करेंगे क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इफ़ेक्टिवली इस सिस्टम को टेस्ट कर लें विच इज़ अंडर टेस्ट एट द मोमेंट, और रिसोर्सेज भी कम से कम इस्तेमाल करें, या ऐसा करें कि रिसोर्सेज मतलब ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन एग्जैक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल ना होने के बावजूद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम इफेक्टिव टेस्टिंग करें। तो ये जो हमारा स्केल डाउन वर्जन है, इसके बारे में कुछ चीज़ें कर लेना बड़ा अच्छा है। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू बिल्ड द स्केल डाउन वर्जन व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर, कि कस्टमर कौन से टूल्स उसके पास होंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर उसके पास इंस्टॉल्ड होगा। फॉर एग्जांपल कोई वेब एप्लीकेशन है तो कौन से सर्वर पर उन्होंने होस्ट की हुई है, वो कौन सा वर्जन है। सपोज टॉम कैट होस्ट किया, टॉम कैट का कौन सा वर्जन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। then obtain a list of third party products to be integrated with the system under test, ये भी ले लेनी चाहिए, ताकि हम अगर इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट करनी है या वो जिसको कहते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने हैं, इस तरह के टेस्ट कर सकें। एंड लिस्ट द टेस्ट टूल्स टू बी यूज्ड टू मॉनिटर, सिमुलेट एंड जनरेट ट्रैफिक। ये हमारे अपने प्लान के लिए अच्छी चीज़ है कि हम बताएं कि हम किन किन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ये जो ट्रैफिक जनरेट करेंगे, सिमुलेट करेंगे या मॉनिटर करेंगे। तो इस तरह से हम एक अच्छा स्केल डाउन वर्जन बना सकते हैं, जिससे हम करीब तरीन हम एक्चुअल सिस्टम के, जब इस डिप्लॉयमेंट के बाद जिस तरह से इस्तेमाल में आएगा, हम एक्चुअल सिस्टम के करीब तरीन हम जा सकते हैं।
और इस तरह के डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट में हम जब टेस्ट करेंगे तो हमारा टेस्ट जो होगा वो ज़्यादा बेहतर टेस्ट कहला सकते हैं. Then it is good to have multiple test environments because if we have multiple test environments, we can actually execute tests in parallel. And when we can execute tests in parallel, it will definitely reduce the calendar time to perform system testing. इसके बाद डेडिकेटेड सिस्टम टेस्ट एनवायरनमेंट भी बड़ा यूज़फुल है. उसकी वजह से होगा ये कि हमारे रिसोर्सेज शेयर नहीं हो रहे होंगे. हमने डेडिकेटेड एनवायरनमेंट इसी काम के लिए बनाया हुआ है, तो हम बाकी लेवल्स ऑफ टेस्ट के लिए इस एनवायरनमेंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे. हेंस विल हैव इंक्रीज प्रोडक्टिविटी क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी. दूसरी चीज़ जो हमने भी देखी थी वो ये थी कि वी शुड हैव अ टेस्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी रेडी. So the strategy should be in place and answer of the following should be known before we start system test execution. Number one, how many times are the test cases executed? यकीनन अब एक बग फिक्स हुआ है, एक डिफेक्ट करेक्ट हुआ है, तो उसके फ़ौरन बाद क्या हम सबके सब टेस्ट दोबारा फिर चला देंगे? इसका जवाब होना चाहिए हमारे पास. या हम एक सेट ऑफ करेक्शंस के बाद सारे टेस्ट केसेस चला देंगे. मतलब we should have identified, we should have decided when should we actually execute all the tests and how many times are the test cases, all the test cases executed. Then another question is when are the test cases executed. ये इसका भी हमारे स्ट्रेटजी में होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट केस किस, एक तो कैलेंडर डे है, फिर वो किस टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहा है, किस एक्टिविटी के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, डिफेक्ट करेक्शन के बाद हो रहा है, डिफेक्ट करेक्शन से पहले हो रहा है, एंड सो ऑन. व्हाट टू डू इफ टू मेनी टेस्ट्स फेल. इसको क्या करेंगे हम? इसके हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट फेल हो रहे हैं, हमने पहली दफ़ा टेस्ट करना शुरू किया और टेस्ट काफ़ी सारे फेल हो रहे हैं, तो एक डिसीजन नहीं हो सकता पॉसिबली हमारी स्ट्रेटजी में. वो हो सकता है वी शैल अबैंडन टेस्टिंग हेयर अंटिल this particular software becomes stable. यानी कि वो सॉफ्टवेयर वापस डेवलपमेंट के लिए चला गया और उसके अंदर अब ये वाले इश्यूज रिजॉल्व होंगे. यानी टू मैनी बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो फेल हो रहे थे. अगर ये वाले इशू रिजॉल्व हो जाए कि आते ही बहुत सारे टेस्ट फेल ना हो रहे हो, तो फिर हम इसको फर्दर टेस्ट करेंगे. एंड देन इन व्हाट ऑर्डर शुड द टेस्ट्स बी एग्जीक्यूटेड. पहले कौन सा टेस्ट एग्जीक्यूट होगा ताकि हम एक सीक्वेंस में चल सकें. बाद टेस्ट ऐसे हो सकते हैं जो डिपेंड करते हैं दूसरे टेस्ट के ऊपर. मिसाल के तौर पर हमने पिछली अपनी असाइनमेंट आपने देखा होगा कि ड्रॉप करने से रिलेटेड जो टेस्ट केस होगा, किसी कोर्स को ड्रॉप करने से रिलेटेड, वो एक सीक्वेंस में चल सकता है. दिस टेस्ट केस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन एब्सेंस ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ एनरोलिंग अ कोर्स. सो जो पहले एनरोलमेंट के टेस्ट केसेस चलेंगे करेक्टली, वो उनसे आने वाले डिफेक्ट्स ठीक होंगे, उसके बाद हम कहीं जाके शायद अपना ड्रॉप करने का टेस्ट चला सकें. तो एक सिंपल एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी हो सकती है जो कि आमतौर पर फॉलो भी करते हैं लोग, कि एक सेट ऑफ टेस्ट केसेस जो है टी कह रहे थे उसको, पूरे टेस्ट सूट को, उसको हम चलाते हैं ऑन अ सीरीज ऑफ बिल्ड्स. बिल्ड से क्या मुराद है? सिस्टम जो है वो बिल्ड्स की फॉर्म में रिलीज किया जाता है फॉर सिस्टम टेस्टिंग. पहली बिल्ड आई, उसको हमने उसके ऊपर हमने टेस्ट केसेस टी चलाए. उसके बाद क्या किया, कोई सेट ऑफ डिफेक्ट्स आए होंगे, कोई 5, 7, 2, 4 जितने भी डिफेक्ट्स आए हैं, हमने कहा ये हमारा डी है, सेट डी है, तो डी नॉट कह देते हैं. सपोज अगर पहली बिल्ड का नाम बी नॉट था, या तो अगर बी नॉट था तो पहले सेट ऑफ डिफेक्ट्स को हम कहेंगे डी नॉट है. पहले बिल्ड का नाम B1 होता तो हम सपोज कह रहे D1 है. ये हम बस एक नाम साइन कर रहे हैं इन टेस्ट केसेस को जो रिस्पेक्टिव बिल्ड में उन डिफेक्ट्स को जो रिस्पेक्टिव बिल्ड में मिले हमें. तो इस तरह से B0, B1, B2, B3, B4 बिल्ड्स होंगी जो कि बार बार सिस्टम टेस्ट के लिए आ रही हैं. और D0, D1, D2, D3 एट्सेट्रा ये वो सेट ऑफ डिफेक्ट्स होंगे जो कि हर रिस्पेक्टिव बिल्ड पे टेस्ट एग्जीक्यूट करने के बाद मिल रहे हैं हमें. तो ये वाले डिफेक्ट्स. एक सिंपल स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप टी को हमेशा हर बिल्ड पे चलाएं और जब आपने डिफेक्ट्स करेक्ट कर लिए हैं उसके बाद फिर चलाएं. एक ही स्ट्रेटजी हो सकती है सादा सी. हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारा टेस्ट
केस चलाने वाला सिलसिला है, उसके बाद एक टेस्ट केस चलाने के बाद डिफेक्ट डिटेक्ट करने का सिलसिला होता है कि ये डिफेक्ट है कहाँ पर, इसको डायग्नोज करना होता है, और फिर डिफेक्ट करेक्शन का भी सिलसिला होता है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस तो हैं, लेकिन इनको समझना ही बड़ा ज़रूरी है। हमें समझना चाहिए कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि तब तक नहीं चल सकते जब तक हमने एक किसी और प्रॉब्लम को ठीक ना कर लिया हो, किसी और प्रॉब्लम को उस डिफेक्ट को रिमूव ना कर दिया हो। मसलन हो सकता है कि जी हम एक टेस्ट करना चाह रहे हैं कि डिलीटेड कोर्स कैन बी ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स, एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर हम करना चाह रहे हैं। अब अगर डिलीट की फंक्शनैलिटी सही काम नहीं कर रही और एक टेस्ट केस जो फंक्शनैलिटी ऑफ डिलीट चेक करने के लिए बना हुआ था उसने बता दिया कि सिस्टम में एक फॉल्ट है, तो अब ये जो डिलीटेड कोर्स कैन बी ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स वाली जब टेस्ट केस होगा, ये टेस्ट केस हम ये चीज़ देखने जा रहे थे, इट कैन नॉट बी, दिस फंक्शनैलिटी कैन नॉट बी टेस्टेड, दिस पर्टिकुलर थिंग कैन नॉट बी टेस्टेड। रिक्वायरमेंट इसके अगेंस्ट इस तरह की होगी ना, डिलीटेड कोर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसके अगेंस्ट टेस्ट केस बना लें तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डिलीटेड कोर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स। लेकिन अब क्योंकि एक कोर्स डिलीट ही सही नहीं हो रहा, तो जब तक वो डिलीट वाला फीचर सही नहीं हो, वो वाली फंक्शनैलिटी सही नहीं हो जाती, हम ये टेस्ट नहीं कर सकते कि ये डिलीटेड कोर्स स्टूडेंट्स को ऑफर होता है या नहीं। एक और चीज़ जो नोट करने वाली वो ये कि एक डिफेक्ट जब करेक्ट किया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो तो ही उसमें एक नया डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होने का चांस है उस करेक्शन के अंदर। ये भी हो सकता है कि डिफेक्ट करेक्ट करने की कोशिश की गई है, एक्चुअली डिफेक्ट करेक्ट नहीं हुआ बट एक और डिफेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, तो देयर इज अ चांस। तो टेस्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी में जाने से पहले इस तरह चीज़ें भी देखनी चाहिए ताकि हम इस प्रोसेस के बारे में समझेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि हमने कब कौन सा टेस्ट केस चलाना है, किन टेस्ट केस को कभी भी इग्नोर नहीं करना, इस तरह की चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। Then a new build is released for system test after correcting a subset of reported defects instead of all defects. Now this is again very interesting. हम इस assumption पे चल रहे हैं, ये सिंपल स्ट्रेटजी अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इस assumption पे चल रहे होंगे कि हमने जो बी नॉट के लिए डी नॉट दिया था या डिफेक्ट्स का सेट दिया था वो सब ठीक कर दिए गए, तो अब हम B1 में चले जाते हैं और B1 में जाके दोबारा फिर टी चला लेते हैं और हमें एक और नया सेट ऑफ डिफेक्ट्स मिलेगा और फिर हम उसके अगेंस्ट जो भी करेक्शन आई होंगी फिर हम B2 में चले जाएंगे एंड सो ऑन। हमेशा हमें B1 से B2 से B3 से B4 में जाते हुए ये गारंटी नहीं किया जा रहा कि तमाम के तमाम रिपोर्टेड डिफेक्ट्स हमने ठीक कर दिए। आमतौर पे ये सारे के सारे डिफेक्ट्स ही ठीक हुए होते, उसमें से एक सबसेट ठीक हो चुका होता है और एक सबसेट अभी अनरिजॉल्व पड़ा हुआ होता है। तो ये भी एक चीज़ है जो जिससे हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह के डिफेक्ट्स किस तरह के टेस्ट केसेस चला सकते हैं। Then resources are wasted if the entire set T is executed on a build if the build is not stable. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बिल्ड बहुत दफ़ा क्या होता है कि क्रैश करती है, बार बार चीज़ें क्रैश कर रही हैं, हम उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं लेकिन इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या अब हमें पूरे का पूरा टेस्ट सेट बार बार चलाना चाहिए या टेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं तो क्या तब भी हमें पूरे का पूरा टेस्ट चला देना चाहिए? अगर शुरू में कुछ टेस्ट चलाए हैं, टेस्ट फेल होते जा रहे हैं, बिल्ड इतनी स्टेबल नहीं है, तो हमें यकीनन अगर हम बनाएंगे सारे सारे टेस्ट केस चला भी देंगे तो विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। And when the number of reported defects significantly reduces over a few iterations of testing, then executing the entire set T for regression is not cost effective. क्यों? क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमारे डिफेक्ट्स काफ़ी सारे करेक्ट होते जा रहे हैं, तो कुछ हमारे रिग्रेशन करते हुए हमारे कुछ टेस्ट इस तरह के होंगे जो बड़े सिंपल टेस्ट होंगे और वो थोड़े से बड़े टेस्ट के अंदर कंटेन हो रहे होंगे। तो अब वो जो थोड़े से बड़े टेस्ट के अंदर कंटेन होने वाले टेस्ट केसेस हैं उनको क्यों अलग से रन करके टाइम लगाया जाए? तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आए तो हमें चाहिए कि हम कोई एक
छोटा सबसेट चूज़ कर लें जो कि एक ख़ास तरीके से चूज़ किया गया हो, रैंडमली चूज़ नहीं किया गया हो। वो कुछ ऐसे कहना चाहिए एक एजुकेटेड किस्म का तरीका हो, एजुकेटेड गेस जैसे होता है ना, इस तरह की चीज़ मैं कह रहा हूँ। एक तरीका हो, एक सिस्टमैटिक तरीका हो जिसके ज़रिए हमने इसको चूज़ किया हो। हमने भी देखा कि जो प्रोसेस है बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है। इसको हम एक ही साइकिल के साथ शायद मैनेज ना कर सकें। जो पूरा प्रोसेस है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन से लेके डिफेक्ट को करेक्ट करने का प्रोसेस। तो हमें लिटरेचर में एक स्ट्रेटजी मिलती है विच इज़ नोन एज मल्टी साइकिल स्ट्रेटजी। मल्टी साइकिल स्ट्रेटजी क्या कहती है? ये कहती है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग सिंगल साइकिल आप मुख्तलिफ स्टेप्स पर मुख्तलिफ सेट्स ऑफ टेस्ट केसेस चला लें, जिससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ भी रहेगी और आपका सॉफ्टवेयर भी अच्छी क्वालिटी का निकल रहा होगा। हर साइकिल के अंदर हम चाह रहे होते हैं कि हम डिफरेंट टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स रखें फॉर प्रायोरिटाइजेशन। जैसे मिसाल के तौर पर पहले साइकिल में हम चाहेंगे कम से कम ये चेक कर लें कि एप्लीकेशन चलती है। दूसरे या तीसरे साइकिल में हम चाहेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है या इस तरह की चीज़ें। तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स चाह रहे होते हैं। क्यों ऐसा कर रहे होते हैं? बिकॉज इनिशियली द क्वालिटी लेवल ऑफ द सिस्टम अंडर टेस्ट इज़ नॉट वेरी हाई। देयरफॉर हमारा मकसद होता है कि सिर्फ ये चेक करने की चीज़ें चलती हैं। उसके अलावा द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम कीप्स इम्प्रूविंग फ्रॉम टेस्ट साइकिल्स from one test cycle to the other, and a variety of defects are detected as testing progresses। और होता क्या है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टेस्ट हैं वो उनका नंबर भी गिरता जा रहा होता है। तो इनिशियल साइकिल जो होगा हमारा टेस्टिंग का, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हमें चाहिए कि हम स्मोक टेस्ट रन कर लें, सैनिटरी टेस्ट रन कर लें। हम स्मोक टेस्ट करते हुए क्या चेक कर रहे होंगे? हम चेक कर रहे होंगे क्या ये एप्लीकेशन इस काबिल है भी, या ये जो सिस्टम अंडर टेस्ट है इस काबिल है भी कि इसके ऊपर हम मज़ीद टाइम इन्वेस्ट करें टू टेस्ट दिस एप्लीकेशन या दिस सिस्टम। मतलब हमने अभी तक एक टेस्ट इन्वायरमेंट स्टैब्लिश कर लिया हुआ है, वो कन्फिगर कर लिया हुआ है, उस पर टाइम लगाया हुआ है और हम उस पर टेस्ट केस एग्जीक्यूट भी करेंगे, हम मज़ीद टाइम लगाएंगे। अगर एक एप्लीकेशन ऐसी है जो कि स्टेबल ही नहीं है, पहली स्क्रीन पे आती है और क्रैश कर जाती है, वहाँ से दूसरी भी किसी तरह पहुँच भी जाए तब क्रैश कर जाती है, किसी और तरह तीसरे में पहुँचे तो तब भी क्रैश कर जाती है। तो इस तरह की एप्लीकेशन को मज़ीद टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है जो चल ही नहीं पा रही है? तो स्मोक टेस्ट में सिर्फ ये बता देगा कि द एप्लीकेशन इज़ टू ब्रोकन टू बी टेस्टेड। इफ़ इट इज़ सो विल नॉट कंटिन्यू द टेस्टिंग फॉर दिस एप्लीकेशन, और इसको हम वापस भेज देंगे टू द टीम जो कि इन कामों को या इन इश्यूज़ को करेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबल टीम होगी। सैनिटरी टेस्ट भी हम इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं इस टाइम पर ही, वंस अगेन जस्ट टू सेव टाइम, ये देखने के लिए कि जो चीज़ें आमतौर पे इस तरह की एप्लीकेशंस करती हैं, क्या ये एप्लीकेशन वो वाला काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी ना कर रही हो एप्लीकेशन जिस विच डज नॉट मेक सेंस। इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं सैनिटरी टेस्ट करना। सैनिटरी टेस्ट भी हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन सपोज स्मोक टेस्ट रन किया, सैनिटरी टेस्ट रन किया, दोनों में एप्लीकेशन सही परफॉर्म किया, एप्लीकेशन इज़ नॉट टू ब्रोकन एंड एप्लीकेशन वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सैनिटी की बात हो रही है कि अगर किसी बटन को प्रेस करने से आगे या पीछे मूव करना था, नेविगेट करना था, तो वैसे ही होता है, तो कोई और एक्टिविटी नहीं हो जाती नेविगेशन के बटन्स के ज़रिए। या मे बी क्लोज का कोई बटन है, कोई ऑप्शन है, उसके बाद चीज़ क्लोज ही होती है, उससे कोई मिनिमाइज नहीं हो रही होती। सेम चीज़ें हो रही हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं? वंस वी हैव रन दीज थिंग्स, अब हम ये ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं कि वी हैव टू रन मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दैट कैन कम्प्लीटली एग्जीक्यूट विदाउट बीइंग ब्लॉक्ड। यानी इसको ऑर्डर इस तरह का रखा जाए टेस्ट केसेस को चलाने का कि वो विदाउट बीइंग ब्लॉक चल सके। जैसे हमने भी एग्जांपल ली कि हम ड्रॉप का टेस्ट केस नहीं चला सकते विदाउट एग्जीक्यूटिंग द एनरोल टेस्ट केस, तो द ड्रॉप टेस्ट केस मे बी ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ दिस एनरोल टेस्ट केस। तो ये जो साइकिल है हमारा पहला साइकिल, इसमें हमने सबसे पहले चेक किया कि क्योंकि क्वालिटी अभी हमने बात की थी, ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी हो शुरू के इस साइकिल में। तो अब हमने जब स्मोक वगैरह रन कर लिया,
पता चला प्रॉब्लम्स हैं, वापस की एप्लीकेशन ठीक होके आ गई, स्मोक रन किया, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं और क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ इंक्रीजिंग। अब हमने बाकी टेस्ट किए, बाकी टेस्ट करने के बाद भी हमने वंस अगेन हम क्या करेंगे, डिफेक्ट्स को रिपोर्ट करेंगे, वो डिफेक्ट्स ठीक होंगे। डिफेक्ट्स ठीक होंगे तो सॉफ्टवेयर की ये जो हमारा सिस्टम अंडर टेस्ट है इसकी क्वालिटी विद एवरी साइकिल इंक्रीज कर रही है। इंटरमीडिएट साइकिल्स में हम आ गए, इंटरमीडिएट साइकिल में कोई भी इंटरमीडिएट साइकिल हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना भी है, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस विच वर फेल्ड इन द प्रीवियस टेस्ट साइकिल। ये करना ज़रूरी है। इसके करने से भी क्या होगा, हमें अभी अभी जो टेस्ट केस हमें पता चला था कि उनकी वजह से कोई फॉल्ट रिवील हुआ है, वो टेस्ट केस जब एग्जीक्यूट किए गए तो हमें पता चल जाएगा कि ऑल राइट दीज इश्यूज हैव बीन एलिमिनेटेड और रिजॉल्व। अब हम बाकी टेस्ट केस चला सकते हैं। अब हमारे पास टाइम है कि हम परफॉर्मेंस वाली चीज़ें भी चला सकते हैं, लोड वगैरह भी टेस्ट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम इनिशियल साइकिल्स में भी लोड टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रायोरिटी ज़रा कम होती है। प्रायोरिटी हमारी पहले साइकिल के बाद इनकी हम कह सकते हैं ज़्यादा प्रायोरिटी है इसको पेड टू द फर्स्ट साइकिल। तो इंटरमीडिएट साइकिल्स मुकम्मल करने के बाद हम आखिरी साइकिल पे आते हैं। आखिरी साइकिल को भी शुरू तो ऐसे ही करते हैं जैसे इंटरमीडिएट को शुरू करते हैं कि विल फर्स्ट एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस विच फेल्ड इन द प्रीवियस टेस्ट साइकिल, ताकि जो अभी जो इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं, ये मेक श्योर हो जाए। आफ्टर दैट हमें नज़र आ गया है कि हम हर साइकिल पे, हम हर टेस्टिंग साइकिल के एंड पे देख रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन पहले से बेहतर हो रही है, उसकी क्वालिटी पहले से इंक्रीज कर रही है, उसकी क्वालिटी पहले से इम्प्रूव कर रही है। इसको हम दूसरे अल्फाज में कहें तो हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, रिपोर्टेड डिफेक्ट्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम हर मरतबा जो टेस्ट केसेस चला रहे हैं वो उनके अगेंस्ट जब फॉल्ट्स आते हैं उनको करेक्ट भी किया जा रहा है, तो हमारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंक्रीज कर रही है और रिपोर्टेड डिफेक्ट्स का नंबर रिड्यूस होता जा रहा है। अगर ये नंबर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका हो तो हमें क्या करना होगा, देन इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑल द टेस्ट केसेस इन द सेट टी, what we'll do, we'll select very carefully and systematically a subset of test cases for regression testing. जैसे ही कोई चेंज हुई है, हमें रिग्रेशन टेस्ट करना पड़ा है, तो हम सारे के सारे टेस्ट केसेस चलाने के बजाय विल प्रायोरिटाइज और उसके बेस पर टेस्ट केसेस चला रहे होंगे।